Sen babamı nasıl çiğnersin ki? Ertuğrul! अस्सलामुअलैकुम। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 12। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गाजी आखिरकार हानी बाज़ार में पहुंच जाते हैं वक्त पर और फिर जा कर के हर चीज़ को संभाल लेते हैं और कोपैक से भी कह देते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सो तुम अब इन ज़मीनों से दफ़ा हो जाओ। इस पर कोपैक का रद्दअमल क्या होता है और अर्तुगरुल गाजी दुंदार को उसकी गलती पर कौन सी सज़ा देते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 और 4 की तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तब तक आप हमारे चैनल फॉर एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। अब इतनी देर में कोपैक इंतज़ार में बैठा होता है कि अभी तक आरस आया ही नहीं होता। कोपैक कहता है कि आखिरकार ये आरस कहाँ पर मर गया है, ऐसे ही तो जल्दी थी और फिर अब वो खुद आ नहीं रहा। इतनी देर में कमांडर आरस भी वहाँ पर आ जाता है। आते ही वक्त वो बहुत परेशान होता है। कोपैक आरस से कहता है कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कोपैक तो खुश होता है लेकिन आरस दिल में कहता है कि जब तुम देखोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा भूत है जो मैं देख कर आ रहा हूँ। इसके बाद कोपैक कहता है चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए तो हम मुआहदे की शुरुआत करते हैं। आरस नीचे बैठ जाता है और कोपैक मुआहदे की शुरुआत करता है। अब इधर कबीले में हैमा खानम परेशान होती हैं। हलीमा सुल्तान ने कहती हैं कि अम्मा अब आप क्यों परेशान हैं, अब तो अर्तुगरुल गाजी भी कबीले में आ चुके हैं। हैमा खानम कहती हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ मेरी बच्ची कि कहीं अगर अर्तुगरुल गाजी टाइम पर ना पहुँच सके और फिर दुंदार बाज़ार फ़रोख्त कर चुका हुआ तो फिर क्या होगा। हलीमा सुल्तान कहेंगी कि आप फ़िक्र न करें, पहले भी तो अर्तुगरुल गाजी इसी तरीके से टाइम पर पहुंचकर इंशाल्लाह हर चीज़ संभालते रहें और अब भी संभाल लेंगे। इसके बाद हैमा खानम कहती हैं कि अब मैं दुंदार के बारे में परेशान हूँ। अर्तुगरुल की आंखों में मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर न जाने कि वो दुंदार को क्या सज़ा देगा और इस पर मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं उसने कुछ सख्त सज़ा दे दी तो दुंदार क्या कहेगा, वो बहुत छोटा है अभी और उसे समझ नहीं है। इस पर हलीमा सुल्तान हैमा खानम को तसल्ली देती हैं और फिर कहती हैं कि आप फ़िक्र न करें, इंशाल्लाह अर्तुगरुल जा कर के हर चीज़ को संभाल लेंगे। अब इसके बाद कोपैक मुआहदे को शुरू करवा देता है। अब मुआहदे की हर चीज़ को तो सबको पहले ही पता था। इस पर अब कोपैक कहता है कि चलो मोहरें लगाओ और अब वो फॉर्म जिस पर के सब कुछ लिखा हुआ होता है मुआहदे का, सबसे पहले बहादुर उस पर अपनी मोहरें लगाता है। इसके बाद दुंदार को दिया जाता है। ऑलरेडी उस पर जो लिखा था वो कोपैक ने अपने आदमियों के से लिखवा लिया था क्योंकि कोपैक को ही जल्दी थी। इसके बाद दुंदार भी मोहर लगा देता है और जब दूसरी दफ़ा रिटर्न होता है, यानी कि दो दफ़ा उन्होंने मोहरें लगानी होती है, एक बहादुर के पास और एक दुंदार के पास। बहादुर अपनी मोहर लगा देता है और अब सिर्फ काई मोहर रह गई होती है जो दुंदार के हाथ में होती है। दुंदार अब सोचने लग जाता है कि अगर उसने ये मोहर लगा दी तब हानी बाज़ार बहादुर का हो जाएगा। अब सब दुंदार की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो क्यों इतना वेट कर रहा है। तब दुंदार खामोश रहता है और फिर दुंदार सोचने लग जाता है कि जब उन्होंने ये बाज़ार फ़तह किया था उसे उस वक्त की तमाम यादें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से अर्तुगरुल गाजी ने कितनी मुश्किल से कितने सिपाहियों को शहीद करने के बाद सिम्यून जालिम से इस बाज़ार को फ़तह किया था। किस तरीके से सिपाही दोगान भी उनमें था जिन्होंने मिलकर के हमला किया था और इतनी ही मुश्किल से फ़तह होने वाला बाज़ार आज मेरी एक मोहर के बाद बिक जाएगा। दुंदार ये सब कुछ सोच रहा होता है और इधर से अब अर्तुगरुल गाजी भी अपने घोड़ों को तेज़ी से भगाते हुए हानी बाज़ार में पहुंच जाते हैं। हानी बाज़ार के लोग और ताजिर और वहां पर खड़े हुए कई सिपाही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अर्तुगरुल गाजी को देख करके, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ताजिरों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे, इसलिए वो भी खुश होते हैं। अर्तुगरुल गाजी अपने घोड़े खड़े करते हैं और फिर सिपाहियों की हमरा जल्दी से सराय में भागते हैं ताकि जा कर के बचाया जा सके। लेकिन इतनी देर में उधर दुंदार अपनी मोहर लगा चुका होता है, जिसके बाद सब खुश होते हैं। वो ये समझते हैं कि अब बाज़ार बहादुर का हो गया और कईयों का इस पर से हक उठ गया है। कोपैक सबसे कहता है कि मुबारक हो, ये अच्छाई के लिए हो, ये बेहतरी के लिए हो। इसके बाद कोपैक बहादुर को मुखातिब करते हुए कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहादुर साहब, अब ये बाज़ार आपका हो चुका है। सब खुशी खुशी से लहरा रहे होते हैं। इतनी देर में आखिरकार अर्तुगरुल गाजी सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है
आरिस को तो पहले से शक था। इस पर जब कोपैक देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अर्तुगरुल गाजी को देखता है तब कोपैक की सांस भी सूखने लगती है कि अर्तुगरुल अचानक से कोपैक और बहादुर सबसे ज़्यादा हैरान व परेशान हो जाते हैं। कोपैक देख कर के कहता है कि अर्तुगरुल तुम। इसके बाद कोपैक अपनी गंदी नज़रों से आरिस की जानिब देखता है और आरिस भी अब नज़रें नीचे कर देता है। कोपैक कहता है दिल में कि तुमने तो उसे मार दिया था। इसके बाद कोपैक अर्तुगरुल की जानिब देखता है और फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है अर्तुगरुल साहब कि आप ज़िंदा और सही सलामत हैं। अब बहादुर भी अजीब नज़रों से अर्तुगरुल को देख रहा होता है। इसके बाद कोपैक कहता है कि अर्तुगरुल साहब आप इतनी देर में कहाँ पर रहे। अब अर्तुगरुल गाजी के सिपाही भी आ चुके होते हैं। दुंदार अर्तुगरुल गाजी की जानिब जाने लगता है तब बमसी उसके आगे आ जाता है। अब दुंदार को भी समझ लग चुकी होती है। वो अर्तुगरुल गाजी की तरफ देखते हैं, अर्तुगरुल गाजी भी उसकी तरफ देखते हैं। उसे समझ लग चुकी होती है कि अर्तुगरुल साहब मुझसे गुस्से हैं। अब इसके बाद जब कोपैक कहता है कि हमने अमन मुआहदा कर लिया है अर्तुगरुल साहब कोपैक को जल्दी से अपनी कहानी सुना देते हैं कि वो गुलाम फरामोश के पास फंस गए थे। इसके बाद कोपैक कहता है कि हमने मुआहदा कर लिया है। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तब किसी मुआहदे की कोई अहमियत नहीं, ये बाज़ार मेरा है। इसके बाद बहादुर कहता है कि अर्तुगरुल साहब जब तक मेरे हाथ में ये काई मोहर के साथ मुआहदा है इस वक्त तक आपकी बातों की भी कोई अहमियत नहीं। अर्तुगरुल गाजी बहादुर से वही मुआहदा लेते हैं और फिर सबके सामने उसे टुकड़े टुकड़े कर ज़मीन पर फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कि ये लीजिए आपका मुआहदा। इस पर सांचार को गुस्सा होता है। सांचार हमला कर देता है अर्तुगरुल गाजी पर। अर्तुगरुल गाजी पहले ही तैयार और रेडी खड़े होते हैं। सो उसकी इस गलती की वजह से बहादुर के 2 सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और वही 2 सिपाही जो अर्तुगरुल पर हमला करते थे। इस पर बहादुर तलवार निकालने ही लगता है। अर्तुगरुल गाजी जल्दी से अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी बहादुर से कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है बहादुर साहब, लगता है कि आप और आपका बेटा मेरे खून के ही प्यासे थे कि जब मैं आऊँ और आप दोनों मुझे मारने पे लग जाएं। अब आरस तो नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है कि लानत हो, ये सब कुछ क्या हो गया। उसे पता चल गया था कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद अब कोपैक का तो पता था कि अर्तुगरुल गाजी अब सरदार आला हैं, अगरचा ऐलान नहीं किया गया सुल्तान की तरफ से, लेकिन उसको पता था। इस पर अर्तुगरुल गाजी बहादुर को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी है। इस पर सादातिन कोपैक बहादुर की तलवार नीचे रखवा देता है और फिर सब जब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। इसके बाद कोपैक से अर्तुगरुल गाजी बात करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब मैं इन ज़मीनों पर आ गया हूँ तो तुम्हारी अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे मेहमान हो और अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। सो मैं अब चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अर्तुगरुल गाजी कोपैक को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अब इन ज़मीनों पर मैं हूँ सरदार आला, सो अब तुम इन ज़मीनों पर कुछ ना करना और मेरे सामने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत न करना कभी। सादातिन कोपैक दुंदार अजीब नज़रों से अर्तुगरुल की जानिब देखता है कि ये अमीर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अर्तुगरुल गाजी अब सरदार आला बन चुके हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अब कोपैक को भी भेज देते हैं। अर्तुगरुल गाजी कोपैक बाहर निकला तब बमसी और तुर्गुत हंसी में बमसी से छेड़ रहा होता है। बमसी कहता है कि तुर्गुत भाई, अब इस्लाहान खातून से तुम्हारी शादी कब होने वाली है, जल्दी से शादी करो। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलते हैं, जो जल करके राख हो जाएंगे। कोपैक ये सब कुछ सुन रहा हो तो उसे भी पता है कि ये मुझे ही कहा जा रहा है। तुर्गुत कहता है कि बस एक दफ़ा अर्तुगरुल गाजी यानी कि हमारे भाई अर्तुगरुल साहब ऑर्डर दे दें, उसके बाद कोई भी इसे रोकने की ज़रूरत नहीं कर सकेगा। और भाई हमारी शादी यानी कि मेरी शादी इस्लाहान से हो जाएगी, तुम इसके बारे में फ़िक्र न करो। कोपैक अपना खंजर निकालता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर खड़े हुए तमाम सिपाही कोपैक पर हंस रहे होते हैं। अंदर बाजार में बैठा दुंदार अर्तुगरुल गाजी से कहेगा कि भाई, और उठ कर के करीब आ गया। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि खबरदार, हिम्मत मत करना मुझे भाई कहने की, अब मुझे भाई मत कहना। तुमने जो गलती की है ये कैसी अहमकाना हरकत है, क्या तुम्हें नहीं पता? और इसके बाद तुम अब मुझे भाई कह रहे हो और माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद दुंदार से कहते हैं कि मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा, तुम्हारा और जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है उनका। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी तुर्गुत से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और जाकर के चवदार कबीले में इस्लाहान को ये बात बता दो, उसे बता दो कि किसी न किसी तरीके से बस बहादुर की उस मीटिंग को रोक ले जो वो जिरगा बुलाने के लिए कर रहा है। उसे कहे कि उसको रोक ले, चाहे 2-4 दिनों के लिए, लेकिन अभी फ़ौरन बैठने से उसे रोक ले। अर्तुगरुल गाजी ऐसा कर रहे होते हैं ताकि कहीं बहादुर कबीले का सरदार ना बन जाए।
अब अर्तुल गाजी का बहादुर दोस्त अक्सस, जिसने अर्तुल गाजी को आज़ाद करवाया होता है, वो किले में जाता है चक्कर लगाने के लिए सलीबियों के रूप में, जासूसों के रूप में, ताकि जाकर के देख सके, क्योंकि अब उनका इरादा होता है किला फतह करने का। वहीं उसको एक आदमी दिख जाता है, उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने रात के वक्त उन पर हमला किया था। वो किले के सिपाहियों की तादाद मालूम कर रहा होता है, हर चीज़ें, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि किले में क्या हो रहा है। इतनी देर में जब उसकी नज़र उस सिपाही पर पड़ती है, वो उसका पीछा करता है, आगे से आरस आ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ जाता है। अब अर्तुल गाजी बाज़ार में निकलते हैं और फिर तमाम ताजिर अर्तुल गाजी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अर्तुल गाजी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब से बाज़ार वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, और अब हम आपको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। ताजिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अर्तुल गाजी को ज़िंदा देख करके। अर्तुल गाजी सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इस पर अब उन्हें कबीले में भी जाना होता है। तब वो तेज़ी से अपने घोड़ों को भगाते हैं और घोड़ों को भगाते भगाते कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले में अर्तुल गाजी लोगों से सब बातें करने के बाद के बाज़ार बच चुका है, और इसके बाद अर्तुल गाजी कहते हैं कि अब ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सब लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि दुंदार और जिन्होंने दुंदार का साथ दिया था वो सब अब से सरदार नहीं रहे, याद रख लेना, मैं उनसे इस चीज़ का हिसाब ले रहा हूँ। और अर्तुल गाजी कहते हैं कि ये हर किसी के लिए इबरत है कि जो ऐसा करेगा उसे इसकी सज़ा मिलेगी। अब सरदार भी अपने सर झुकाए होते हैं। दुंदार कहता है कि भाई जैसे आपका हुक्म। अब दुंदार खामोश हो चुका होता है क्योंकि उससे अपनी गलतियों का इल्म हो चुका होता है। अर्तुल गाजी कहते हैं कि यह हर किसी के लिए इबरत है कि जो ऐसा करेगा उसे ऐसी ही सज़ा मिलेगी, जो भी बुज़दिली दिखाएगा उसे ऐसी सज़ा मिलेगी। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया। इसके बाद अर्तुल गाजी दुंदार से कहते हैं, अपना घोड़ा दुंदार के करीब ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि दुंदार मैं खैमे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अर्तुल गाजी अब उसे इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देने वाले होते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल फॉर एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 12। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गाजी आखिरकार हानी बाज़ार में पहुँच जाते हैं वक्त पर, और फिर जा कर के हर चीज़ को संभाल लेते हैं और कोपैक से भी कह देते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सो तुम अब इन ज़मीनों से दफ़ा हो जाओ। इस पर कोपैक का रद्दअमल क्या होता है और अर्तुगरुल गाजी दुंदार को उसकी गलती पर कौन सी सज़ा देते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 और 4 की तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तब तक आप हमारे चैनल फॉर एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। अब इतनी देर में कोपैक इंतज़ार में बैठा होता है कि अभी तक आरस आया ही नहीं होता। कोपैक कहता है कि आखिरकार ये आरस कहाँ पर मर गया है, ऐसे ही तो जल्दी थी और फिर अब वो खुद आ नहीं रहा। इतनी देर में कमांडर आरस भी वहाँ पर आ जाता है। आते ही वक्त वो बहुत परेशान होता है। कोपैक आरस से कहता है कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कोपैक तो खुश होता है, लेकिन आरस दिल में कहता है कि जब तुम देखोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा भूत है जो मैं देख कर आ रहा हूँ। इसके बाद कोपैक कहता है चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए तो हम मुआहदे की शुरुआत करते हैं। आरस नीचे बैठ जाता है और कोपैक मुआहदे की शुरुआत करता है। अब इधर कबीले में हैमा खानम परेशान होती है। हलीमा सुल्तान ने कहती हैं कि अम्मा अब आप क्यों परेशान हैं, अब तो अर्तुगरुल गाजी भी कबीले में आ चुके हैं। हैमा खानम कहती हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ मेरी बच्ची कि कहीं अगर अर्तुगरुल गाजी टाइम पर ना पहुँच सके और फिर दुंदार बाज़ार फ़रोख्त कर चुका हुआ तो फिर क्या होगा। हलीमा सुल्तान कहेंगी कि आप फ़िक्र न करें, पहले भी तो अर्तुगरुल गाजी इसी तरीके से टाइम पर पहुंचकर इंशाल्लाह हर चीज़ संभालते रहें और अब भी संभाल लेंगे। इसके बाद हैमा खानम कहती हैं कि अब मैं दुंदार के बारे में परेशान हूँ। अर्तुगरुल की आंखों में मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर न जाने कि वो दुंदार को क्या सज़ा देगा, और इस पर मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं उसने कुछ सख्त सज़ा दे दी तो दुंदार क्या कहेगा। वो बहुत छोटा है अभी और उसे समझ नहीं है। इस पर हलीमा सुल्तान हैमा खानम को तसल्ली देती हैं और फिर कहती हैं कि आप फ़िक्र न करें, इंशाल्लाह अर्तुगरुल जा कर के हर चीज़ को संभाल लेंगे। अब इसके बाद कोपैक मुआहदे को शुरू करवा देता है। अब मुआहदे की हर चीज़ को तो सबको पहले ही पता था। इस पर अब कोपैक कहता है कि चलो मोहरें लगाओ, और अब वो फॉर्म जिस पर के सब कुछ लिखा हुआ होता है मुआहदे का, सबसे पहले बहादुर उस पर अपनी मोहरें लगाता है। इसके बाद दुंदार को दिया जाता है
ऑलरेडी उस पर जो लिखा था वो कोपैक ने अपने आदमियों के से लिखवा लिया था, क्योंकि कोपैक को ही जल्दी थी। इसके बाद धुंधार भी मोहर लगा देता है, और जब दूसरी दफ़ा रिटर्न होता है, यानी कि दो दफ़ा उन्होंने मोहरें लगानी होती है, एक बहादुर के पास और एक धुंधार के पास। बहादुर अपनी मोहर लगा देता है और अब सिर्फ काई मोहर रह गई होती है जो धुंधार के हाथ में होती है। धुंधार अब सोचने लग जाता है कि अगर उसने ये मोहर लगा दी तब हनी बाज़ार बहादुर का हो जाएगा। अब सब धुंधार की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो क्यों इतना वेट कर रहा है। तब धुंधार खामोश रहता है और फिर धुंधार सोचने लग जाता है कि जब उन्होंने ये बाज़ार फतह किया था उसे उस वक्त की तमाम यादें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से अर्तुल गाज़ी ने कितनी मुश्किल से कितने सिपाहियों को शहीद करने के बाद सिम्यून जालिम से इस बाज़ार को फतह किया था। किस तरीके से सिपाही दोगान भी उनमें था जिन्होंने मिलकर के हमला किया था, और इतनी ही मुश्किल से फतह होने वाला बाज़ार आज मेरी एक मोहर के बाद बिक जाएगा। धुंधार ये सब कुछ सोच रहा होता है, और इधर से अब अर्तुल गाज़ी भी अपने घोड़ों को तेज़ी से भगाते हुए हनी बाज़ार में पहुंच जाते हैं। हनी बाज़ार के लोग और ताजिर और वहाँ पर खड़े हुए कई सिपाही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अर्तुल गाज़ी को देख करके, क्योंकि अर्तुल गाज़ी ताजिरों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे, इसलिए वो भी खुश होते हैं। अर्तुल गाज़ी अपने घोड़े खड़े करते हैं और फिर सिपाहियों की हमरा जल्दी से सराय में भागते हैं ताकि जा कर के बचाया जा सके। लेकिन इतनी देर में उधर धुंधार अपनी मोहर लगा चुका होता है, जिसके बाद सब खुश होते हैं। वो ये समझते हैं कि अब बाज़ार बहादुर का हो गया और कईयों का इस पर से हक उठ गया है। कोपैक सबसे कहता है कि मुबारक हो, ये अच्छाई के लिए हो, ये बेहतरी के लिए हो। इसके बाद कोपैक बहादुर को मुखातिब करते हुए कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहादुर साहब, अब ये बाज़ार आपका हो चुका है। सब खुशी खुशी से लहरा रहे होते हैं। इतनी देर में आखिरकार अर्तुल गाज़ी सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है, और इसको तो पहले से शक था। इस पर जब कोपैक देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अर्तुल गाज़ी को देखता है तब कोपैक की सांस भी सूखने लगती है कि अर्तुल अचानक से कोपैक और बहादुर सबसे ज़्यादा हैरान व परेशान हो जाते हैं। कोपैक देख कर के कहता है कि अर्तुल तुम। इसके बाद कोपैक अपनी गंदी नज़रों से आरस की जानिब देखता है और आरस भी अब नज़रें नीचे कर देता है। कोपैक कहता है दिल में कि तुमने तो उसे मार दिया था। इसके बाद कोपैक अर्तुल की जानिब देखता है और फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है अर्तुल साहब कि आप ज़िंदा और सही सलामत हैं। अब बहादुर भी अजीब नज़रों से अर्तुल को देख रहा होता है। इसके बाद कोपैक कहता है कि अर्तुल साहब आप इतनी देर में कहाँ पर रहे। अब अर्तुल गाज़ी के सिपाही भी आ चुके होते हैं। धुंधार अर्तुल गाज़ी की जानिब जाने लगता है, तब बम से उसके आगे आ जाता है। अब धुंधार को भी समझ लग चुकी होती है। वो अर्तुल गाज़ी की तरफ देखते हैं, अर्तुल गाज़ी भी उसकी तरफ देखते हैं। उसे समझ लग चुकी होती है कि अर्तुल साहब मुझसे गुस्से हैं। अब इसके बाद जब कोपैक कहता है कि हमने अमन मुआहदा कर लिया है अर्तुल साहब कोपैक को जल्दी से अपनी कहानी सुना देते हैं कि वो गुलाम फरामोश के पास फंस गए थे। इसके बाद कोपैक कहता है कि हमने मुआहदा कर लिया है। अर्तुल गाज़ी कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तब किसी मुआहदे की कोई अहमियत नहीं, ये बाज़ार मेरा है। इसके बाद बहादुर कहता है कि अर्तुल साहब जब तक मेरे हाथ में ये काई मोहर के साथ मुआहदा है इस वक्त तक आपकी बातों की भी कोई अहमियत नहीं। अर्तुल गाज़ी बहादुर से वही मुआहदा लेते हैं और फिर सबके सामने उसे टुकड़े टुकड़े कर ज़मीन पर फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कि ये लीजिए आपका मुआहदा। इस पर सांचार को गुस्सा होता है। सांचार हमला कर देता है अर्तुल गाज़ी पर। अर्तुल गाज़ी पहले ही तैयार और रेडी खड़े होते हैं। सो उसकी इस गलती की वजह से बहादुर के दो सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और वही दो सिपाही जो अर्तुल पर हमला करते थे। इस पर बहादुर तलवार निकालने ही लगता है। अर्तुल गाज़ी जल्दी से अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेते हैं। इसके बाद अर्तुल गाज़ी बहादुर से कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है बहादुर साहब, लगता है कि आप और आपका बेटा मेरे खून के ही प्यासे थे कि जब मैं आऊँ और आप दोनों मुझे मारने पे लग जाएं। अब आरस तो नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है कि लानत हो, ये सब कुछ क्या हो गया। उसे पता चल गया था कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद अब कोपैक का तो पता था कि अर्तुल गाज़ी अब सरदार आला हैं, अगरचा ऐलान नहीं किया गया सुल्तान की तरफ से, लेकिन उसको पता था। इस पर अर्तुल गाज़ी बहादुर को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी है। इस पर सादातिन कोपैक बहादुर की तलवार नीचे रखवा देता है और फिर सब जब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। इसके बाद कोपैक से अर्तुल गाज़ी बात करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब मैं इन ज़मीनों पर आ गया हूँ तो तुम्हारी अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे मेहमान हो
और अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, सो मैं अब चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अर्तुगरुल गाजी कोपैक को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अब इन ज़मीनों पर मैं हूँ सरदार आला, सो अब तुम इन ज़मीनों पर कुछ ना करना और मेरे सामने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत न करना कभी। सदातिन कोपैक दुंदार अजीब नज़रों से अर्तुगरुल की जानब देखता है कि ये अमीर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अर्तुगरुल गाजी अब सरदार आला बन चुके हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अब कोपैक को भी भेज देते हैं। अर्तुगरुल गाजी कोपैक बाहर निकला, तब बमसी और तुर्गुत हंसी में बमसी से छेड़ रहा होता है। बमसी कहता है कि तुर्गुत भाई, अब इस्लाहान खातून से तुम्हारी शादी कब होने वाली है, जल्दी से शादी करो, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलते हैं, जो जल करके राख हो जाएंगे। कोपैक ये सब कुछ सुन रहा हो तो उसे भी पता है कि ये मुझे ही कहा जा रहा है। तुर्गुत कहता है कि बस एक दफ़ा अर्तुगरुल गाजी यानी कि हमारे भाई अर्तुगरुल साहब ऑर्डर दे दें, उसके बाद कोई भी इसे रोकने की ज़रूरत नहीं कर सकेगा, और भाई हमारी शादी यानी कि मेरी शादी इस्लाहान से हो जाएगी, तुम इसके बारे में फ़िक्र ना करो। कोपैक अपना खंजर निकालता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर खड़े हुए तमाम सिपाही कोपैक पर हंस रहे होते हैं। अंदर बाजार में बैठा दुंदार अर्तुगरुल गाजी से कहेगा कि भाई, और उठ कर के करीब आ गया। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि खबरदार, हिम्मत मत करना मुझे भाई कहने की, अब मुझे भाई मत कहना, तुमने जो गलती की है ये कैसी अहमकाना हरकत है, क्या तुम्हें नहीं पता? और इसके बाद तुम अब मुझे भाई कह रहे हो और माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद दुंदार से कहते हैं कि मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा, तुम्हारा और जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है उनका। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी तुर्गुत से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और जाकर के चवदार कबीले में इस्लाहान को ये बात बता दो, उसे बता दो कि किसी न किसी तरीके से बस बहादुर की उस मीटिंग को रोक ले जो वो जिरगा बुलाने के लिए कर रहा है। उसे कहे कि उसको रोक ले, चाहे 2-4 दिनों के लिए, लेकिन अभी फ़ौरन बैठने से उसे रोक ले। अर्तुगरुल गाजी ऐसा कर रहे होते हैं ताकि कहीं बहादुर कबीले का सरदार न बन जाए। अब अर्तुगरुल गाजी का बहादुर दोस्त अत्स, जिसने अर्तुगरुल गाजी को आज़ाद करवाया होता है, वो किले में जाता है चक्कर लगाने के लिए सलीबियों के रूप में, जासूसों के रूप में, ताकि जाकर के देख सके, क्योंकि अब उनका इरादा होता है किला फतह करने का। वहीं उसको एक आदमी दिख जाता है, उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने रात के वक्त उन पर हमला किया था। वो किले के सिपाहियों की तादाद मालूम कर रहा होता है, हर चीज़ें, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि किले में क्या हो रहा है। इतनी देर में जब उसकी नज़र उस सिपाही पर पड़ती है, वो उसका पीछा करता है, आगे से आरस आ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ जाता है। अब अर्तुगरुल गाजी बाज़ार में निकलते हैं और फिर तमाम ताजिर अर्तुगरुल गाजी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अर्तुगरुल गाजी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब से बाज़ार वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, और अब हम आपको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। ताजिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अर्तुगरुल गाजी को ज़िंदा देख करके। अर्तुगरुल गाजी सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इस पर अब उन्हें कबीले में भी जाना होता है। तब वो तेज़ी से अपने घोड़ों को भगाते हैं और घोड़ों को भगाते भगाते कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले में अर्तुगरुल गाजी लोगों से सब बातें करने के बाद कि बाज़ार बच चुका है, और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अब ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सब लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि दुंदार और जिन्होंने दुंदार का साथ दिया था वो सब अब से सरदार नहीं रहे, याद रख लेना, मैं उनसे इस चीज़ का हिसाब ले रहा हूँ। और अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि ये हर किसी के लिए इबरत है कि जो ऐसा करेगा उसे इसकी सज़ा मिलेगी। अब सरदार भी अपने सर झुकाए होते हैं। दुंदार कहता है कि भाई जैसे आपका हुक्म। अब दुंदार खामोश हो चुका होता है क्योंकि उससे अपनी गलतियों का इल्म हो चुका होता है। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि यह हर किसी के लिए इबरत है कि जो ऐसा करेगा उसे ऐसी ही सज़ा मिलेगी, जो भी बुज़दिली दिखाएगा उसे ऐसी सज़ा मिलेगी। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया? इसके बाद अर्तुगरुल गाजी दुंदार से कहते हैं, अपना घोड़ा दुंदार के करीब ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि दुंदार, मैं खैमे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी अब उसे इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देने वाले होते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल फॉर एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 12। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गाजी आखिरकार हानी बाज़ार में पहुँच जाते हैं वक्त पर, और फिर जा कर के हर चीज़ को संभाल लेते हैं और कोपैक से भी कह देते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सो तुम अब इन ज़मीनों से दफ़ा हो जाओ। इस पर कोपैक का रद्दअमल क्या होता है और अर्तुगरुल गाजी दुंदार को उसकी गलती पर कौन सी सज़ा देते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 और 4 की तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं
तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तब तक आप हमारे चैनल फॉर एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। अब इतनी देर में कोपैक इंतज़ार में बैठा होता है कि अभी तक आरस आया ही नहीं होता। कोपैक कहता है कि आखिरकार ये आरस कहाँ पर मर गया है, ऐसे ही तो जल्दी थी और फिर अब वो खुद आ नहीं रहा। इतनी देर में कमांडर आरस भी वहाँ पर आ जाता है। आते ही वक्त वो बहुत परेशान होता है। कोपैक आरस से कहता है कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कोपैक तो खुश होता है, लेकिन आरस दिल में कहता है कि जब तुम देखोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा भूत है जो मैं देख कर आ रहा हूँ। इसके बाद कोपैक कहता है चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए तो हम मुआहदे की शुरुआत करते हैं। आरस नीचे बैठ जाता है और कोपैक मुआहदे की शुरुआत करता है। अब इधर कबीले में हैमा खानम परेशान होती हैं। हलीमा सुल्तान ने कहती हैं कि अम्मा अब आप क्यों परेशान हैं, अब तो अर्तुगरुल गाजी भी कबीले में आ चुके हैं। हैमा खानम कहती हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ मेरी बच्ची कि कहीं अगर अर्तुगरुल गाजी टाइम पर ना पहुँच सके और फिर दुनदार बाज़ार फ़रोख्त कर चुका हुआ तो फिर क्या होगा। हलीमा सुल्तान कहेंगी कि आप फिक्र न करें, पहले भी तो अर्तुगरुल गाजी इसी तरीके से टाइम पर पहुंचकर इंशाल्लाह हर चीज़ संभालते रहें और अब भी संभाल लेंगे। इसके बाद हैमा खानम कहती हैं कि अब मैं दुनदार के बारे में परेशान हूँ। अर्तुगरुल की आंखों में मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर न जाने कि वो दुनदार को क्या सज़ा देगा, और इस पर मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं उसने कुछ सख्त सज़ा दे दी तो दुनदार क्या कहेगा, वो बहुत छोटा है अभी और उसे समझ नहीं है। इस पर हलीमा सुल्तान हैमा खानम को तसल्ली देती हैं और फिर कहती हैं कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह अर्तुगरुल जा कर के हर चीज़ को संभाल लेंगे। अब इसके बाद कोपैक मुआहदे को शुरू करवा देता है। अब मुआहदे की हर चीज़ को तो सबको पहले ही पता था। इस पर अब कोपैक कहता है कि चलो मोहरें लगाओ, और अब वो फॉर्म जिस पर के सब कुछ लिखा हुआ होता है मुआहदे का, सबसे पहले बहादुर उस पर अपनी मोहरें लगाता है। इसके बाद दुनदार को दिया जाता है। ऑलरेडी उस पर जो लिखा था वो कोपैक ने अपने आदमियों के से लिखवा लिया था, क्योंकि कोपैक को ही जल्दी थी। इसके बाद दुनदार भी मोहर लगा देता है, और जब दूसरी दफ़ा रिटर्न होता है, यानी कि दो दफ़ा उन्होंने मोहरें लगानी होती है, एक बहादुर के पास और एक दुनदार के पास। बहादुर अपनी मोहर लगा देता है और अब सिर्फ काई मोहर रह गई होती है जो दुनदार के हाथ में होती है। दुनदार अब सोचने लग जाता है कि अगर उसने ये मोहर लगा दी तब हाली बाज़ार बहादुर का हो जाएगा। अब सब दुनदार की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो क्यों इतना वेट कर रहा है। तब दुनदार खामोश रहता है और फिर दुनदार सोचने लग जाता है कि जब उन्होंने ये बाज़ार फ़तह किया था, उसे उस वक्त की तमाम यादें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से अर्तुगरुल गाजी ने कितनी मुश्किल से कितने सिपाहियों को शहीद करने के बाद सिम्यून जालिम से इस बाज़ार को फ़तह किया था। किस तरीके से सिपाही दोगन भी उनमें था जिन्होंने मिलकर के हमला किया था, और इतनी ही मुश्किल से फ़तह होने वाला बाज़ार आज मेरी एक मोहर के बाद बिक जाएगा। दुनदार ये सब कुछ सोच रहा होता है, और इधर से अब अर्तुगरुल गाजी भी अपने घोड़ों को तेज़ी से भगाते हुए हानी बाज़ार में पहुंच जाते हैं। हानी बाज़ार के लोग और ताजिर और वहाँ पर खड़े हुए कई सिपाही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अर्तुगरुल गाजी को देख करके, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ताजिरों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे, इसलिए वो भी खुश होते हैं। अर्तुगरुल गाजी अपने घोड़े खड़े करते हैं और फिर सिपाहियों की हमरा जल्दी से सराय में भागते हैं ताकि जा कर के बचाया जा सके। लेकिन इतनी देर में उधर दुनदार अपनी मोहर लगा चुका होता है, जिसके बाद सब खुश होते हैं। वो ये समझते हैं कि अब बाज़ार बहादुर का हो गया और कईयों का इस पर से हक उठ गया है। कोपैक सबसे कहता है कि मुबारक हो, ये अच्छाई के लिए हो, ये बेहतरी के लिए हो। इसके बाद कोपैक बहादुर को मुखातिब करते हुए कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहादुर साहब, अब ये बाज़ार आपका हो चुका है। सब खुशी खुशी से लहरा रहे होते हैं। इतनी देर में आखिरकार अर्तुगरुल गाजी सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है। आरिस को तो पहले से शक था। इस पर जब कोपैक देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अर्तुगरुल गाजी को देखता है, तब कोपैक की सांस भी सूखने लगती है कि अर्तुगरुल अचानक से कोपैक और बहादुर सबसे ज़्यादा हैरान व परेशान हो जाते हैं। कोपैक देख कर के कहता है कि अर्तुगरुल तुम। इसके बाद कोपैक अपनी गंदी नज़रों से आरस की जानिब देखता है और आरस भी अब नज़रें नीचे कर देता है। कोपैक कहता है दिल में कि तुमने तो उसे मार दिया था। इसके बाद कोपैक अर्तुगरुल की जानिब देखता है और फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है अर्तुगरुल साहब कि आप ज़िंदा और सही सलामत हैं। अब बहादुर भी अजीब नज़रों से अर्तुगरुल को देख रहा होता है।
اس کے بعد کوپیک کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ اتنی دیر میں کہاں پر رہے؟ اب ارطغرل غازی کے سپاہی بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ دندار ارطغرل غازی کی جانب جانے لگتا ہے، تب بمسی اس کے آگے آ جاتا ہے۔ اب دندار کو بھی سمجھ لگ چکی ہوتی ہے، وہ ارطغرل غازی کی طرف دیکھتے ہیں، ارطغرل غازی بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسے سمجھ لگ چکی ہوتی ہے کہ ارطغرل صاحب مجھ سے غصے ہیں۔ اب اس کے بعد جب کوپیک کہتا ہے کہ ہم نے امن معاہدہ کر لیا ہے، ارطغرل صاحب کوپیک کو جلدی سے اپنی کہانی سنا دیتے ہیں کہ وہ غلام فراموش کے پاس پھنس گئے تھے۔ اس کے بعد کوپیک کہتا ہے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر آ گیا ہوں تب کسی معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بازار میرا ہے۔ اس کے بعد بہادر کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب جب تک میرے ہاتھ میں یہ قائی مہر کے ساتھ معاہدہ ہے اس وقت تک آپ کی باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ارطغرل غازی بہادر سے وہی معاہدہ لیتے ہیں اور پھر سب کے سامنے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر زمین پر پھینک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ لیجیے آپ کا معاہدہ۔ اس پر سانچار کو غصہ ہوتا ہے، سانچار حملہ کر دیتا ہے ارطغرل غازی پر۔ ارطغرل غازی پہلے ہی تیار اور ریڈی کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اس غلطی کی وجہ سے بہادر کے 2 سپاہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہی 2 سپاہی جو ارطغرل پر حملہ کرتے تھے۔ اس پر بہادر تلوار نکالنے ہی لگتا ہے، ارطغرل غازی جلدی سے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی بہادر سے کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے بہادر صاحب، لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا بیٹا میرے خون کے ہی پیاسے تھے کہ جب میں آؤں اور آپ دونوں مجھے مارنے پہ لگ جائیں۔ اب آرس تو نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لعنت ہو، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہر چیز تباہ برباد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب کوپیک کا تو پتہ تھا کہ ارطغرل غازی اب سردار اعلیٰ ہیں، اگرچہ اعلان نہیں کیا گیا سلطان کی طرف سے، لیکن اس کو پتہ تھا۔ اس پر ارطغرل غازی بہادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت جلدی ہے۔ اس پر ساداتین کوپیک بہادر کی تلوار نیچے رکھوا دیتا ہے اور پھر سب جب اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوپیک سے ارطغرل غازی بات کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ اب میں ان زمینوں پر آ گیا ہوں تو تمہاری اب یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر میرے مہمان ہو، اور اب تمہارا کام پورا ہو گیا، سو میں اب چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا کام پورا ہو گیا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اور ارطغرل غازی کوپیک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ان زمینوں پر میں ہوں سردار اعلیٰ، سو اب تم ان زمینوں پر کچھ نہ کرنا اور میرے سامنے میرے راستے میں آنے کی ہمت نہ کرنا کبھی۔ ساداتین کوپیک دندار عجیب نظروں سے ارطغرل کی جانب دیکھتا ہے کہ یہ امیر سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ارطغرل غازی اب سردار اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اور اب کوپیک کو بھی بھیج دیتے ہیں ارطغرل غازی۔ کوپیک باہر نکلا تب بمسی اور ترگت ہنسی میں بمسی سے چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ ترگت بھائی، اب اصلاحان خاتون سے تمہاری شادی کب ہونے والی ہے؟ جلدی سے شادی کرو، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جلتے ہیں، جو جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ کوپیک یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ ارطغرل غازی یعنی کہ ہمارے بھائی ارطغرل صاحب آرڈر دے دیں، اس کے بعد کوئی بھی اسے روکنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور بھائی ہماری شادی یعنی کہ میری شادی اصلاحان سے ہو جائے گی، تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ کوپیک اپنا خنجر نکالتا ہے لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کھڑے ہوئے تمام سپاہی کوپیک پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اندر بازار میں بیٹھا دندار ارطغرل غازی سے کہے گا کہ بھائی، اور اٹھ کر کے قریب آ گیا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ خبردار، ہمت مت کرنا مجھے بھائی کہنے کی، اب مجھے بھائی مت کہنا، تم نے جو غلطی کی ہے یہ کیسی احمقانہ حرکت ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ اور اس کے بعد تم اب مجھے بھائی کہہ رہے ہو اور معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کے بعد دندار سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا حساب لوں گا، تمہارا اور جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے ان کا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ترگت سے کہتے ہیں کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر کے چاودار قبیلے میں اصلاحان کو یہ بات بتا دو، اسے بتا دو کہ کسی نہ کسی طریقے سے بس بہادر کی اس میٹنگ کو روک لے جو وہ جرگہ بلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے کہے کہ اس کو روک لے، چاہے 2-4 دنوں کے لیے، لیکن ابھی فوراً بیٹھنے سے اسے روک لے۔ ارطغرل غازی ایسا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کہیں بہادر قبیلے کا سردار نہ بن جائے۔ اب ارطغرل غازی کا بہادر دوست اکسس، جس نے ارطغرل غازی کو آزاد کروایا ہوتا ہے، وہ قلعے میں جاتا ہے چکر لگانے کے لیے، صلیبیوں کے روپ میں، جاسوسوں کے روپ میں، تاکہ جا کر کے دیکھ سکے، کیونکہ اب ان کا ارادہ ہوتا ہے قلعہ فتح کرنے کا۔ وہیں اس کو ایک آدمی دکھ جاتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے رات کے وقت ان پر حملہ کیا تھا۔ وہ قلعے کے سپاہیوں کی تعداد معلوم کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیزیں، جس سے کہ انہیں پتہ چل سکے کہ قلعے میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں جب اس کی نظر اس سپاہی پر پڑتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، آگے سے آرس آ جاتا ہے اور پھر وہ پیچھے مڑ جاتا ہے۔ اب ارطغرل غازی بازار میں نکلتے ہیں اور پھر تمام تاجر ارطغرل غازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں
کہ انشاءاللہ اب سے بازار ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلتا تھا اور اب ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے۔ تاجر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ارطغرل غازی کو زندہ دیکھ کر کے۔ ارطغرل غازی سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر اب انہیں قبیلے میں بھی جانا ہوتا ہے۔ تب وہ تیزی سے اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہیں اور گھوڑوں کو بھگاتے بھگاتے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے میں ارطغرل غازی لوگوں سے سب باتیں کرنے کے بعد کہ بازار بچ چکا ہے اور اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ اب یہ میرے آرڈرز ہیں۔ سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دندار اور جنہوں نے دندار کا ساتھ دیا تھا وہ سب اب سے سردار نہیں رہے، یاد رکھ لینا، میں ان سے اس چیز کا حساب لے رہا ہوں۔ اور ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے لیے عبرت ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ اب سردار بھی اپنے سر جھکائے ہوتے ہیں۔ دندار کہتا ہے کہ بھائی جیسے آپ کا حکم۔ اب دندار خاموش ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اپنی غلطیوں کا علم ہو چکا ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے لیے عبرت ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے ایسی ہی سزا ملے گی، جو بھی بزدلی دکھائے گا اسے ایسی سزا ملے گی، تم لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی دندار سے کہتے ہیں، اپنا گھوڑا دندار کے قریب لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دندار میں خیمے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ارطغرل غازی اب اسے اس سے بھی زیادہ سخت سزا دینے والے ہوتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔